साथियों, संघर्ष आईएएस हिंदी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली 2 क्लासें पॉलिटिकल साइंस की हो चुकी हैं। यह तीसरी क्लास पॉलिटिकल साइंस की है। पिछली 2 क्लासों में हम चर्चा कर चुके हैं कि संविधान क्या है, संवैधानिक कानून क्या है, सांविधिक कानून क्या है। उसके बाद थोड़ा बहुत शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर भी हमने चर्चा की थी। संविधान के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसके जरिए सरकार संगठन के साथ एक राज्य पर शासन करती है। उसी प्रकार से जब हम संविधान से थोड़ा सा आगे बढ़े थे तो हम संवैधानिक कानून पर आए थे। संवैधानिक कानून के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती थी उन सभी चीज़ों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। सांविधिक कानून के अंतर्गत जजमेंट कानून से अंतर्गत जो भी कानून आते थे हमने उन कानूनों पर चर्चा की थी। साथ ही हमने यह जाना था कि जो राज्य की अवधारणा है ना, या राज्य किन 4 चीज़ों से मिलकर राज्य बनता है, राज्य कहलाता है, उन 4 सिद्धांतों के बारे में हमने चर्चा की थी कि राज्य की अवधारणा के लिए निश्चित भूभाग का होना अति आवश्यक है ना। निश्चित भूभाग के बाद उस सरकार का होना वहाँ पे अति आवश्यक है। सरकार के बाद वह संप्रभु होना चाहिए, उसके पास पर्याप्त जनसंख्या होना चाहिए। इन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद हम जब आगे बढ़े थे तो मैंने आप सभी से बोला था कि अगली चर्चा जो होगी वह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर होगी। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, चाहे वह राजतंत्र पर हो, चाहे वह कुलीन तंत्र पर हो, चाहे वह अल्पतंत्र पर हो, चाहे वह धर्मतंत्र पर हो, या चाहे वह लोकतंत्र पर हो, या संविधानवाद पर हो। संविधानवाद और लोकतंत्र एक मिला जुला रूप है, लेकिन सबसे अच्छा संविधान का रूप अगर कहीं देखने को मिलता है तो वह लोकतंत्र में देखने को मिलता है। संविधान की परिभाषा मैंने जो पीडीएफ डाली है उसमें विस्तार से दी है, थोड़ी देर पहले मैंने अभी बोली भी थी। संविधानवाद की परिभाषा थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि शासन की शक्तियों का प्रयोग शासन के अलग अलग अंग संविधान की मर्यादा में रहकर करें। जो शासन की शक्तियां हैं है ना, जो शासन के अलग अलग रूप है वह संविधान की मर्यादा में रहकर करेंगे। चाहे वह आपकी कार्यपालिका हो है ना, या कार्यपालिका के अलावा न्यायपालिका हो, न्यायपालिका के अलावा जो कानून बनाती है हमारी विधायिका वह हो, जो भी है वह संविधान के अंतर्गत अलग अलग रहकर अपनी मर्यादा में काम करेगी। उसी के साथ साथ उसी अनुपात में करेंगे जो अनुपात उन्हें प्राप्त हो। सार यह है कि सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं है। इसका सार यही निकल के आता है कि सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं है, वह संप्रभु अपने आप में नहीं हो सकती है। संप्रभु का मतलब यह है कि वह अपनी मर्जी की मालिक नहीं है, उसके ऊपर संविधान है, संविधान के हिसाब से सरकार को चलना पड़ता है ना। असीमित शक्तियां नहीं है। इसी के साथ साथ सरकार के पास जो सीमित सरकार की अवधारणा होंगी, जो सरकार की अवधारणाएं हैं वह अवधारणाएं सीमित होंगी, है ना। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर जो हम चर्चा कर रहे हैं कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आएगा। हालांकि मैं इसका पीडीएफ अच्छे से दे चुका हूं बुक पे। आइए अब हम शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर चर्चा करने से पहले एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये नेशन स्टेट होता क्या है। देखो अभी कुछ समय पहले का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ समय पहले का एक उदाहरण था, इराक, ईरान और इन आसपास की कंट्रियों में कुछ एक संगठन बसा हुआ है। तो उसने एक राष्ट्र की मांग की कि हम हमारी संख्या के हिसाब से हम सभी जो देश हैं उनमें थोड़ी संख्याओं में हम हैं, तो हमें अलग राष्ट्र चाहिए। देखिए होता क्या है कि उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है, हम मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की है ना। उनके पास राष्ट्रीयता की भावना तो है, लेकिन जो राज्य की अवधारणा के हिसाब से आवश्यकता है हमें कि उनके पास निश्चित भूभाग होना चाहिए, वह निश्चित भूभाग नहीं है, वह अलग अलग भूभाग में बटे हुए है ना। उसके बाद सरकार होनी चाहिए तो उनके पास स्थायी सरकार नहीं है। जनसंख्या भी उनकी एकत्र कहाँ है, वे अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं
है ना। तो इन सब चीजों का साथ में होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे ये चारों चीजें मिल जाती है वह नेशन स्टेट कहलाता है, जिसके पास निश्चित भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है और वह संप्रभु है, तो वह स्टेट नेशन स्टेट कहलाता है ना। अब आप नेशन स्टेट के बारे में जो आपकी मंशाएं होंगी वह पूरी तरीके से दूर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की, है ना, जिसे सेपरेशन ऑफ लॉ कहा जाता है। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ लॉ। अब हम देखेंगे कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में हमने कल भी बात की थी कि कानून बनाने का काम जो विधायिका करती है, कानून को संचालन करने का काम या कानून को आगे बढ़ाने का काम कार्यपालिका करती है, उस पर निर्णय देना, है ना, उस पर अपने विचार रखना या उस पर सही गलत का निर्णय देना, है ना, पक्ष विपक्ष के हिसाब से सही निर्णय लेना, वह न्यायपालिका करती है। ये 3 कदम हमारे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में हम लोगों ने जाने थे। लेकिन इनके अपवाद क्या हैं? देखिए, इनके अपवाद में हम आज पढ़ेंगे कि हम सभी जानते हैं कि विधायिका क्या होती है। जिन सांसदों को हम वोट देकर चुनते हैं वह उस विधायिका में जाकर पहुंचते हैं, वहां पर एक संगठन बनता है ना। लेकिन कार्यपालिका विधायिका में से निकलकर ही कार्यपालिका बनती है। विधायिका जो है, विधायिका में से निकलकर ही कार्यपालिका बनती है, कार्यपालिका बनेगी, है ना। अब विधायिका में से कार्यपालिका कैसे बनेगी? तो विधायिका, जब हम जिन सांसदों को हमने चुना है उनका जो उनके संगठन का जो एक प्रतिनिधि है वह उस मंत्रिमंडल का मुखिया होगा, फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उन्हीं सांसदों में से कुछ मंत्री चुनकर कार्यपालिका में आएंगे, है ना। तो एक अपवाद तो यहाँ पे यह हो गया कि विधायिका में जो लोग हैं उन्हीं विधायिका में से चुनकर कार्यपालिका में लोग आते हैं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। अब उन सांसदों में से कोई एजुकेशन मंत्री बनेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, है ना, कोई परिवहन मंत्री बनेगा, तो अलग अलग